ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ। ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਮ ਅफजल साहब क्योंकि हिंदी च गल करेंगे इसलिए हुण मैनूं हिंदी च ही आना पऊगा। मीम अफजल साहब, आपका स्वागत है जगबानी पंजाब केसरी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से भी सत श्री अकाल। मैं पंजाबी उतनी समझ तो लेता हूँ, लेकिन बोलना मैं नहीं सीख सका। ये मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि पंजाबी को मैं बहुत ही एक स्वीट और बहुत ही दिलचस्प जबान मानता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं ताल्लुक़ चूँकि उर्दू से है और मैं उर्दू का जर्नलिस्ट हूँ बुनियादी तौर पर। बाद में मैं पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद डिप्लोमेसी में भी रहा। तो मेरा कई फील्ड हैं जिसके अंदर मैंने काम किया है, लेकिन उर्दू मेरे साथ हमेशा जुड़ी रही है। मैं दिल्ली में उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ। और मैंने देखा कि जो पंजाब से उर्दू अदब को जितना फीड किया गया पिछले 100 साल के अंदर, मेरे ख्याल है किसी मुल्क के एक हिस्से से इतना बड़ा फीड जो है वो नहीं मिला। जितने बड़े बड़े नाम आप देखेंगे उसमें बड़े नाम पंजाब से आते हैं। तो इसलिए पंजाब एक ऐसी सरजमीन है जिसने पंजाबी के साथ साथ उर्दू की परवरिश भी की, हमेशा की, और शायद आज भी वो रिवाज बाकी है। तो सर, दोनों तरफ से मतलब उधर वाला पंजाब तो है ही, खैर वो तो उर्दू सेंट्रिक है सारा। इधर वाले पंजाब ने भी इकबाल दिया, साहिर लुधियानवी दिया, जी और मंटो दिए, और इसके अलावा गुलजार साहब दिए। गालिब के बाद जब नाम आता है गुलजार साहब का, वो दिए पंजाबी ने आपको। उसके अलावा बहुत राजिंदर सिंह बेदी, सहर, और उसके अलावा बहुत बड़े अच्छे अच्छे शोरा और बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं पंजाब से आए हैं उर्दू के अंदर। इस वक्त सारे नाम में नहीं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, सहर, कौन उन्हें भूल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है। चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की शुरुआत हुई है। अच्छा मीम अफजल साहब, अब आते हैं पॉलिटिक्स पे और इस एपिडेमिक पे। सबसे पहले देश के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कोरोना को लेकर, आप उसको किस तरह से देखते हैं, और सरकार के द्वारा किए गए जो बंदोबस्त हैं उनको किस तरह से देखते हैं? जाहिर सी बात है आप उसकी आलोचना करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार की बहुत सारी नाकामियां हैं। तो सरकार काम तो कर रही है सर, कहां नाकामियां दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए गुरप्रीत जी, प्रॉब्लम सारी ये है कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, और इसके अंदर जो है सरकार को जिस तरह जिस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था उस वक्त बदकिस्मती से नहीं हुई। आपको याद होगा 12 फरवरी को राहुल जी ने सबसे पहले, भारत के वो पहले लीडर थे जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी और ये बात कही थी कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है, बहुत बड़ा इससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सरकार को इसकी तैयारी शुरू करना चाहिए जी। लेकिन सरकार ने उसके बाद 16 तारीख को जो बयान आया खासतौर पर सरकार की तरफ से, वो ये आया, हमारे हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है, और उसमें WHO के खत का हवाला भी उन्होंने दिया। देखिए WHO का खत अपनी जगह पर है, सरकार की अपनी प्रायोरिटीज भी अलग होनी चाहिए, और उसे ये देखना चाहिए कि हमें अपना फ्यूचर खुद तय करना है। हम किसी के कहने से ना चलें बल्कि अपने तौर पर उस सिलसिले में कदम उठाते, लेकिन नहीं उठाया गया। फिर 17 मार्च को
राहुल जी ने पार्लियामेंट के बाहर बहुत तफसील के साथ बातें कही थी इसी कोरोना के बारे में। उसमें दो बात बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा था कि ये दो तरह से हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा और ये एक तरह से सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ये ऐसी सुनामी है जिसके बारे में आपको भी अंदाजा नहीं है। सुनामी जब आती है तो शुरू में सिर्फ पानी आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बाद में कितना बढ़ जाता है ये अंदाजा नहीं है। और ये दो सुनामी दो तरह की, एक तो वो है जो तबाही बर्बादी लाएगी, लोगों को जान का नुकसान होगा और पूरे मुल्क का। दूसरा जो उन्होंने तवज्जो दिलाई वो थी कि इसके इकोनॉमिक जो सुनामी आएगी और वो जो महामारी होगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे देश को लड़ने के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपने देखा उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से गिराई गई, उस तरह के सारे काम हुए। पार्लियामेंट के मेंबर, मैं तो पार्लियामेंट तकरीबन रोज जाता हूँ सेशन के दौरान में, पार्लियामेंट के मेंबरान सब कह रहे थे कि ये इजलास जो है फौरन खत्म करना चाहिए। और इस वक्त सब सारे देश के अंदर जो है एक तरह से जो चल रहा है पूरा कोविड का, उसके मुकाबले के लिए सबको तैयार होना चाहिए। और पार्लियामेंट तो एक ऐसी जगह है जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां इसका जबरदस्त खतरा खुद पार्लियामेंट के मेंबर महसूस कर रहे थे। लेकिन न जाने क्या था कि सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरों की भी नहीं सुनी। और उस वक्त तक जब तक के मध्य प्रदेश वाला मामला नहीं हो गया, इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन भी चलाया। और आपने ये भी देखा कि फिर प्रधानमंत्री ने अचानक उसके अंदर 24 तारीख को लॉकडाउन किया, 22 को उन्होंने पहले कॉल दी थी सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू की। तो आप देखिए ये जो इंडिकेटर्स हैं पहले से उनकी तरफ ध्यान देने की जो तवज्जो की जरूरत थी वो नहीं, लेकिन चीजें उपलब्ध करानी है। मीम साहब जिस जगह आपकी सरकार है वहां पर भी तो सवाल हैं। मसलन पंजाब की मैं बात कर लेता हूं। पंजाब में अभी जो रिसेंट स्पाइक हम देख रहे हैं कोविड पेशेंट्स का, वो आया जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं। और वो आपकी ही सरकार वहां पे है, आप उस जगह सरकार में हैं महाराष्ट्र में। इतनी मिस हैंडलिंग हुई है और उसकी वजह से एकदम से स्पाइक जो है वो बढ़ गया। तो मिसमैनेजमेंट के सवाल या आलोचना या क्रिटिसिज्म जो है वो कांग्रेस के ऊपर भी तो है सर। देखिए अगर कोई जायज क्रिटिसिज्म है तो मेरा ख्याल है हम उसे पॉजिटिविटी के साथ देते हैं, ये हमारा तरीका है। हम इस तरह बिल्कुल आपे से बाहर नहीं हो जाते कभी। आपने जो सवाल उठाया बड़ा अहम सवाल है। देश के कुछ दूसरे हिस्सों के अंदर भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, उनको एक दूसरा ही रंग दे दिया गया, उनको एक ऐसा कलर दे दिया गया कि एक मखसूस रिलीजन है जिसकी वजह से ये सब फैल रहा है। जबकि फंसे हुए लोग सभी धर्मों के थे और सभी जगहों पर फंसे हुए थे, लेकिन एक मखसूस धर्म को बाकायदा निशाना बना करके उसको उसके जरिए से ये फैलाना कि कोविड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की देन है, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा, अफसोसनाक प्रोपेगेंडा कुछ दिनों तक चला है और अभी भी चल रहा है। मीडिया का एक हिस्सा तो आज भी लगा हुआ है इस काम के अंदर। मुझे नहीं पता कि मुल्क की कौन सी सेवा ये लोग कर रहे हैं, किस तरह की बातें ये लोग कर रहे तो आपको नहीं लगता कि खैर WHO की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी रिलीजियस आउटफिट का नाम नहीं लेना, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर भी जब आपने इशारा किया है जो दिल्ली में मरकज में लोग शामिल थे, तो क्या उनकी तरफ से आप नहीं मानते हैं सर कि गलती हुई है बताने देखिए में, मैंने उसके आपसे ये बाद भी कहा, हैंडलिंग में? मैंने आपसे ये भी कहा कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां भी कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, कहीं गलतियां हुई होंगी। बड़ी सरकार होती है, बहुत सारे काम ऐसे गलत होते हैं और उसकी तरफ आप तवज्जो दिलाते हैं, दूसरे लोग तवज्जो दिलाते हैं। उसको पॉजिटिविटी के साथ लेना और उसको उसको सही करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का काम करने का तरीका है। हम ये नहीं करते कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और हमारी बात जो है बस वो फाइनल है और हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया है, बाकी सब लोग जो है वो चोर हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ये सियासत में कम से कम ये नहीं होता है और सरकारें चलाने में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो किसी और की हो। लेकिन आपने जो कहा कि इसके अंदर गलती नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, जो बड़ी आबादी नहीं बल्कि मैं कहूंगा 99.9% लोगों ने ये कहा कि गलती हुई है, लेकिन उसमें सरकार की जो गलती थी दिल्ली सरकार की और पुलिस की, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है जिस जगह तबलीगी जमात का मरकज है उसके और निजामुद्दीन के थाने के बीच में
सिर्फ एक दीवार है। पिछले 50 साल से थाना भी है और ये तबलीगी मरकज भी चल रहा है। वहां की हर एक्टिविटी थाने को रिपोर्ट होती है और थाना और इंटेलिजेंस वहां की रिपोर्टिंग रखता है। उनको क्या नहीं मालूम था? और उन्होंने जब लिख कर दिया तो आपने 5 रोज तक उन पर तवज्जो क्यों नहीं दी? इसलिए कि सड़कों पर जो मजदूर उतर आए थे, आप लोग उसमें लगे हुए थे। हमारी सरकार उसके अंदर लगी हुई थी, दिल्ली की सरकार भी उसी में लगी हुई थी, लिहाजा इनकी कोई परवाह नहीं की। वो मांग रहे थे कि हमको बसों का आप परमिट दे दीजिए, हम इनको वापस भेज देंगे जो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी मौलाना साद जो हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे सर? देखिए, ऐसा भी क्या डर है? मतलब कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं अगर कुछ गलत नहीं किया? देखिए, मैं मौलाना साद को कभी कहीं किसी जगह पर डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको कानून का सामना पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में मैंने जर्नलिज्म किया है, मैं तकरीबन यहाँ के काम करने वालों से और यहाँ की सरकार के हर काम से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लेकिन बहुत अहम बातें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। सरकार ये अभी तक नोटिस भिजवा रही है, आप नोटिस भिजवा रहे हैं, उसका जवाब रिसीव कर रहे हैं, मौलाना को रिसीव क्यों नहीं कर रहे? आपने एक बार दिखाया कि उनके फार्म हाउस पर छापा मारा, लेकिन उनका तो 2-3 जगह और भी है, वहां आपने कितने छापे मारे, कहां पर आप गए? इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या नहीं मालूम? मेरा सवाल है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम मौलाना साहब कहां हैं? और तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है तो क्यों है? उसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा फिर आप क्या वजह समझते हैं? क्या सिर्फ टीवी पे माहौल बनाने के लिए? बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना साहब ने गलती की है, उनको आना चाहिए, उनको कानून का सामना करना चाहिए। मैं 100% आपसे साथ हूं, लेकिन सरकार का इसमें जो रोल होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार का रोल सिर्फ इतना है कि वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के, और उनका जो एजेंडा है उसको सर्व करने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं मजहबी बुनियाद पर किसी भी चीज को देखने के लिए तैयार नहीं हूं, ना मैं कभी होता हूं जी। लेकिन कोई भी एक वर्ग को अगर आप निशाना रोज बनाओगे, अभी मैं आपको बताता हूं, ताजा हाल ये है कि खबर आई कि कोरोना वायरस के सिलसिले में जो तबलीगी पकड़े गए थे जी, उसमें 3200 के करीब लोग जो हैं वो क्वारंटाइन थे जी। ज्यादातर जो है वो नेगेटिव हो गए 14 दिन के बाद ही जी। और आज 1 महीना 9 दिन 10 दिन हो गए हैं, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। पहले इस पर उन्होंने कोर्ट में जाने की कोशिश की तो केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 4000 जो तबलीगी लोग थे उनको हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं पाया गया और वो नेगेटिव है। लेकिन छोड़ा नहीं गया, ये 16 दिन पहले की बात है। और अब जब ये मसला सारे अखबारों में आया, अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, तो आज खबर आई है कि आज 2300-2400 लोगों को छोड़ने की बात है। यार, क्यों आपने बंद कर रखा था उनको? आपने कोरोना के सिलसिले में उससे रोकने के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, क्या आपने उनको एक तरह से कैद खाना बना दिया है? क्या आप 1 महीना 10 दिन तक नहीं छोड़ेंगे और कोई वजह नहीं बताएंगे उसकी? तो क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं मीम अफजल साहब के अरविंद केजरीवाल अब बिल्कुल उस सेंटिमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसी तरह की राजनीति भी शुरू कर चुके हैं कि जब रिजल्ट आना है तो उस दिन पहले मंदिर जाना है और तमाम अपने विधायकों को कहना है कि सारे मंदिर जाओ, ताकि एक सेंटिमेंट जो है, माहौल जो बना हुआ है मुल्क में, उसको कैश किया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पे हैं? कुछ बताने की जरूरत है क्या? मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी कि आपने कोर्ट में जाने से कहीं आपसे सवाल ना हो जाए, आपने ऐलान कर दिया कि हमने सब छोड़ दिए, और छोड़े नहीं फिर उसके बाद। और 15-16 दिन के बाद आप आज फिर छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे कल खबर छप गई, तो आज के इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 2300 कुछ लोगों को अभी छोड़ा जा रहा है। क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किसका खेल खेल रहा है? उनको क्या दिक्कत हो रही है? अगर किसी के चेहरे पर दाढ़ी है तो क्या आप उसको सिर्फ उसी से नापेंगे? ये वो लोग हैं
जो तबलीग में आने वाले लोगों से किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट में आए, कभी कोई किसी से मिलने गया, कोई किसी के पास आया, जी। उसको आपने क्वारंटाइन किया, उसको भी आप सजा देने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह जैसे तबलीगियों को दे रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि अब जो है वो महामारी फैलाने की अगर कोई दानिस्ता कोशिश करेगा तो उसको उम्र कैद तक हो सकती है। आप मुझे बताइए, क्या कोई शख्स दुनिया के अंदर ऐसा होगा जो इस महामारी को फैलाने की कोशिश करेगा, या जिसको खुद होगी वो दूसरे को लगाने की कोशिश करेगा, या दूसरे से अपने आप को लगवाने की कोशिश करेगा? लेकिन हवा के अंदर कानून बना रहे और पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि हम महामारी से नहीं लड़ रहे हैं, हम कुछ लोगों से लड़ रहे हैं जो महामारी फैला रहे हैं। ये नैरेटिव जो है ये बिल्कुल गलत है। और ये मैं एक भारतीय होने के नाते से कहता हूं, मुसलमान होने के नाते से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर मैं देखूं कल सिख के साथ, किसी हिंदू भाई के साथ ये जुल्म हो रहा है। अभी मैं रात को कुछ वीडियो देख रहा था, मजदूरों की जो हालत है इस वक्त वो बताने के लायक नहीं है। एक बच्चा जिसकी 16 साल 17 साल की उम्र है, वो बेहोश होकर गिर रहा है और उसके बाद उसको उठाया और उसने कहा कि मेरे पास ये 5 रुपए थे तो मैं 5 रुपए के नमकीन खा करके जब मैं बचाऊं, चूंकि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और मैं घर की तरफ जा रहा हूं। एक दूसरा बच्चा कहता है कि हमको खाना चाहिए या हमको लाठियां खाने को दे रहे हैं। एक और मजदूर कह रहा है कि हम तो अब घर से निकल पड़े हैं। मेन जो शाहराहें हैं, मेन जो रास्ते हैं, उनके ऊपर तो पुलिस हमको रोक रही है। हम जहां जाते हैं हमको डंडे मारे जाते हैं। तो हम खेतों में से, गलियों में से, रेल की पटरियों पर से गुजर करके जा रहे हैं। इन रेल की पटरियों पर से गुजरते हुए आपने देखा 16-17 मजदूर जो है वो क्रश हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कहीं हमारे और आपके जैसे लोगों के बच्चे होते ना, तो इस मुल्क में अब तक आग लग चुकी होती। अच्छा मीम साहब, गरीब लोग हैं, इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने इस मसले को बहुत अहम तरीके से उठाया है। अब आप देखिए क्या पॉलिटिक्स हो रही है। आपने फरमाया कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस ने अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश से मुझे जानकारी मिली है 7 ट्रेनें जो हैं हम लोग भेज चुके हैं और हम अपने तौर पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम हर उस स्टेट का जहां नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए गए उनसे कांग्रेस पार्टी सीधा बात करती है कि भाई कितने मजदूर जाना चाहते हैं, हम उनका पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। वहां भी हमारे रास्ते में रोड अटकाए जा रहे हैं। और पहले तो सरकार ने पैसे, बीजेपी का एमएलए उसका भाई पकड़ा गया 1,000 रुपया मजदूरों से वसूल करते हुए, आपने देखा। कांग्रेस पार्टी अब इस वक्त देख लीजिए मेरे पास तकरीबन मीम साहब यही सवाल है, जो इवैक्यूएशन जिसको हम कहते हैं, जो इवैक्यूएशन वर्ड है, इवैक्यूएशन जब सरकार करती है तो इसका मतलब है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना। लेकिन क्या पैसे लेके निकालना जो है वो इवैक्यूएशन कहलाएगा? और दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों पे कर रही है? कांग्रेस के पास पैसा कहां से आ रहा है मीम साहब? देखिए हमारे पास जो कुछ होता है हम उसी में से खर्च कर रहे हैं, और नहीं होगा तो आप लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे। क्यों नहीं फैलाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज तो सभी लेती है। अभी देखिए ना, पीएम केयर फंड कहां जा रहा है? किसी ने पूछा सवाल? हिम्मत है किसी टेलीविजन चैनल की पूछने की कि पीएम का जो केयर फंड है, पीएम केयर फंड, वो कहां खर्च हो रहा है? कहां, कितने लोगों ने उसमें पैसा दिया, किन किन लोगों ने दिया? अभी हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब का मैं सुबह को एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान भर के वक्फ बोर्ड है उन्होंने 50 करोड़ रुपया जो है वो पीएम केयर फंड में दिया है। बड़े खुशी की बात है, उन्होंने ये बात बता दी और किसी ने तो नहीं बताई। लेकिन वो किस तरह से कहां खर्च किया जा रहा है वो तो पता ही नहीं है किसी को। और प्राइम मिनिस्टर का जो अपना रिलीफ फंड है वो कहां है? उसमें से भी वो खर्च कर सकते हैं। सरकार के पास अपना जो पैसा है उसमें से खर्च किया जाना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं मीम साहब, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अपने जो श्रद्धालु बाहर फंसे हुए थे महाराष्ट्र में, उनको जब लेके आए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे पे लेके आई है उनको। अब जब
बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, मजदूर बिहार के, यूपी के, जी जी। उड़ीसा के, जब उनको निकालना है तो क्या एक एक वन लाइन पॉलिसी नहीं हो सकती, एक सूत्रीय एजेंडा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे पे इनको निकाल के ले जाए? क्या बिल्कुल ऐसे आपने एजेंडा है? आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट कहना चाहिए, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट आपने बता दिया। हम्म। होना तो यही चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अपने घर जाना चाहता है उसके लिए रेल अवेलेबल है, उसके लिए बस अवेलेबल है, वो जाए, सरकार उसका खर्चा दे दे। कितना खर्चा हो जाएगा साहब? हम्म। 60 कितना हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। ठीक। अभी पहले कुछ अनुमान लगाया गया था कि 100 करोड़ के करीब खर्च होगा। मैं कहता हूँ 1000 करोड़ खर्च हो जाए, 2000 करोड़ खर्च हो जाए, कौन सी बड़ी बात है सरकार के लिए। ये जो इधर उधर से हम लोगों को करना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, दूसरे लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ एनजीओ कोशिश कर रही हैं, उनको करने की जरूरत क्या? 47 लाख लोगों को हम लोग अभी तक खाना राशन बांट चुके हैं। 47 लाख कांग्रेस पार्टी ने बांटा है। ये अभी मेरे पास जो खबरें आई हैं उसका है, अभी आगे कितना और है। मेरे पास कम से कम 30 कांग्रेस के पूरे देश से ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनके अंदर हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लोग जा रहे हैं रेलों के अंदर, बसों के अंदर, और बाकायदा बेचारे मजदूर कह रहे हैं कि हमसे पहले पैसे लिए जा रहे थे, अब हम जो आए कांग्रेस पार्टी ने हमको पैसे दिए हैं, सोनिया जी ने हमको पैसे भिजवाए। वो भोले भाले मजदूर हैं, उनको बेचारों को उनको इतना बहुत, वो कहते हैं कि हमें हमें घर तक पहुंचा दिया कांग्रेस पार्टी ने, यही बहुत बड़ी बात है। हमको घर पहुंचाने का काम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो हमारे दिल में हम भी चाहते, चूंकि हम पॉलिटिक्स, आप ही हमसे सवाल करते हैं आपने क्या किया, और हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और ये तो वो है जो हम ऑफिशियली बात को बता रहे हैं। 47 लाख हमने जो लोगों को राशन दिया है, यकीनन ये बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारी कैपेसिटी होगी तो हम इससे भी ज्यादा करेंगे, और कर रहे हैं लगातार जो कुछ भी हमारे हमारे सब। पंजाब के हमारे जी जी। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्टेट्स के साथ जो जो केंद्र है वो भेदभाव करता है। एक तो जीएसटी का पैसा है, वो कह रहे फंसा हुआ है, वो नहीं दिया जा रहा, और दूसरा ये है कि जितना सेंट्रल रिलीफ फंड से मिलना चाहिए वो पंजाब को नहीं मिल रहा। नतीजा ये हुआ है कि पंजाब ने भी ऑयल पे वैट बढ़ा दिया सर। अब उसका जो एंड यूजर पे जितना बोझ पड़ेगा वो तो पड़ेगा ना। अब मैं आप कोई भी पंजाब का बाशिंदा पेट्रोल या डीजल लेने जाएगा तो उसको 7 या 10 रुपए महंगा हो गया है, तो क्या ये सही है? देखिए, अगर सरकार चाहे तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस इतना नीचे चली गई है, उसका फायदा आम यूजर को हो सकता था। अगर स्टेट अपना खर्च चलाने के लिए कुछ भी बढ़ा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 रुपए, 15 रुपए, ये जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है, ये बढ़ाने की बजाय उतनी ही कम कर देते, बढ़ाने की बजाय कम कर देते, तो शायद स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो कर रही हैं वो जस्टिफाइड हो जाता। तो मीम लेकिन साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आप क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया। देखिए, बाल मैं एक आप दूसरे की तरफ फेंकी जा रही है, बस उसके नहीं पाले नहीं, में बॉल इसके एक पाले दूसरे में। की तरफ नहीं फेंकी जा रही है। मैं आपको बताऊं जी। जी। असल चीज क्या है। क्रूड ऑयल, उसकी प्राइस अमेरिका में, मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी चंद रोज पहले अमेरिका किसी से, मेरे दोस्त से बात की। जी। 2 महीने पहले तक वहां $3 पर गैलन, यानी 4.5 लीटर, $3 के अंदर मिल रहा था, तकरीबन 40-45 रुपए। सिर्फ 2 महीने में घट करके $1.5 कीमत आ चुकी है अमेरिका में आज। ये जी। वॉशिंगटन डीसी की बात कर रहा हूं मैं आपको। जी। अब $1.5 का मतलब है 20 रुपए लीटर। कॉस्ट तो उसमें लगाई जाएगी कम से कम, जो खर्च हुआ है। तो क्या 20 रुपए लीटर हमारे यहाँ तेल नहीं हो सकता था? 20 ना होता, 30 होता, 40 होता। अगर 40 हो भी जाता और इसके अंदर 2 रुपए 4 रुपए अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने यहाँ बढ़ा भी लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। मैं आपको बताऊं, बुनियादी चीज है कि असल पैसा कहाँ जा रहा है। असल पैसा जा रहा है सेंटर की एक्साइज ड्यूटी के अंदर, असल पैसा जा रहा है कंपनी को। वो पैसा बना है। मैंने तो बाकायदा, हमने तो इसकी पूरी आपको दिया है कि 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जो पेट्रोल के अंदर पिछले 5-6 सालों के अंदर जो प्राइस गिरी है, उससे 11 लाख करोड़ रुपया जो है भारत का सरकार ने कमाने का काम किया है। उस पैसे का आज इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई? किसके लिए करोगे आप? उसका पैसा कहाँ है वो? चलिए, मुझे क्लोज करना है, उससे पहले मैं आखिरी सवाल
जी जरूर। पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ रहा है सर, पड़ तो चुका ही है, इसके बाद और ज्यादा पड़ेगा, इकोनॉमी और ज्यादा गर्त में जाएगी। तो क्या प्लान होना चाहिए हमारे पास कि हम अपनी इकोनॉमी को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, महंगाई को काबू में कर सकें थोड़ा? देखिए, आने वाला वक्त बहुत सख्त है, इकोनॉमी के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा खतरनाक वक्त आ रहा है, और देश के अंदर भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है जी। सरकार का काम है कि इसके अंदर एक्सपर्ट्स लोगों से मशवरा करें, अपोजिशन जमातों से बात करें, एक नेशनल कॉन्सेंसस बनाइए कि आपको कैसे इकोनॉमी चलानी है। देखिए, राहुल जी ने अभी 2 इंपॉर्टेंट लोगों से बात की, वो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं जी। जो हमारे एक्स गवर्नर रघुराम राजन जी रिजर्व बैंक के थे, जी। उनसे बात की, उसके बाद सुब्रमण्यम साहब से बात की जी। और उनसे जो एक तरह से मशवरे आए हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी है कि उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को करनी चाहिए था ये तो सब, प्रधानमंत्री को खुला पब्लिक के सामने बात करना चाहिए लोगों से, एक्सपर्ट्स लोगों से, कि भाई देश के ऊपर वक्त है, आप कहाँ बैठे हो, हमें बताओ कैसे कर रहे हैं, हम किसको कहां से ले जाए। प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट थोड़ी है कोई, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट नहीं होता तो उसके पास इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट तो होता ही है ना जी। अब निर्मला सीतारमण से काम चलने वाला नहीं, मैं आपको बता दूं। आपको बहुत गहराई के साथ सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी। कांग्रेस पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेली ऐसी पार्टी है जो लगातार इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ तवज्जो दिला रही है पिछले 5-6 साल से, और हालात जितने खराब होते जा रहे हैं उस पर हमने हमेशा हमेशा बार बार इस पर तवज्जो दिलाई, चाहे बैंकों का मामला हो, चाहे किसी भी तरह की महंगाई का मसला हो, इस तरह की तमाम चीजों का। लेकिन सरकार तो कांग्रेस के मुंह से निकली हुई हर बात को गुनाह समझती है और उस पर अमल करना उससे भी बड़ा गुनाह समझती है। तो अगर सरकार का ये रवैया है कि हमारे अलावा हम अपनी अकल से काम करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे, तो आपने अकल से काम किया। अगर आप 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू में लगाते और लोगों को जाने का मौका दे देते तो सिर्फ वही मजदूर रुकते भाईजान जो ये जानते हैं कि उनका काम गांव में नहीं चल सकता, वो यहीं रुकते, वो अपना इंतजाम करते, और जो लोग जाना था वो चले जाते। और उसके बाद जो एक इजाफी बोझ पूरे गवर्नमेंट पर पड़ा है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिल्ली की मिसाल देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं हम 1,80,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं रोज। कितने दिन से खिला रहे हैं? इसमें पैसा खर्च होगा ना। कांग्रेस पार्टी ने 47 लाख लोगों को अगर राशन दिया है, पैसा खर्च हुआ ना। सरकार ने भी दावे किए, हमने ऐसा किया, 500-500 रुपए लोगों के अकाउंट में डाला। हमने कहा 7,500 डाल दीजिए, और ये राहुल जी ने कहा था कि 7,500 रुपए आप डाल दीजिए गरीब लोगों के अकाउंट में, जो 50% आबादी है देश की, उनको आप 7,500 के हिसाब से दे दिए। कितना आपका लंबा चौड़ा खर्चा होने वाला है? 65,000 करोड़ शायद बता रहे थे वो जी। तो ये पैसा अगर आप दे देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो गरीब जो बेचारा, जिसके पास एक पैसा नहीं है, जो बेचारा सड़क पर मर रहा है भूख से, उसके पास इतने पैसे होंगे कि खा सके। और जब वो पैसा रिवॉल्व होगा, मार्केट में आएगा, तो चीजें खरीदी जाएंगी। जब खरीदी जाएंगी तो चीजें बनाई जाएंगी। बनाने के लिए माहौल बनेगा। जब बनाने के लिए फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को काम भी मिलेगा। तो पैसा सरकार को डालने में सरकार का फायदा है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का फायदा नहीं है। तो कांग्रेस की जेब में नहीं जा रहे ये पैसे। बिल्कुल। तो जितना पैसा सरकार आज कॉमन आदमी को दे देगी, वो पैसा वापस सरकार को ही मिलने वाला है। हाँ, और बिल्कुल। इकोनॉमी अगर चलेगी तो सरकार भी चलेगी। अगर जी। इकोनॉमी खत्म हो गई तो फिर सरकार भी खत्म है। चलिए, बहुत शुक्रिया मीम साहब हमसे बात करने के लिए। मीम अफजल, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया। आप भी अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें सर, और जगबानी पे आने के लिए, पंजाब केसरी पे आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।